क्योंकि जोशीमठ का क्या हुआ है आप जानते ही हैं। मैं अभी जोशीमठ जाने ही वाली हूँ, लेकिन जिस जोशीमठ में रहकर हमने केदारनाथ के हादसे के बाद, उस नेशनल कलामिटी के बाद राहत कार्य किया था, वो जोशीमठ आज की धर्मांधता का प्रतीक नहीं था। वो सभी धर्म और संस्कृतियों का एक मेलजोल का प्रतीक था। लेकिन आज वो जोशीमठ हो या उत्तराखंड हो, जिस प्रकार से धंस रहा है, वो देखेंगे तो ये हिमालय से निकलने वाली कोसी हो या तीस्ता हो, जो बर्फ पिघलकर नीचे आ रहा है, द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग। तो ऐसी स्थिति में इन नदियों का क्या हो रहा है ये देखना क्या जरूरी नहीं है? जबकि वहां से बाढ़ के रूप में निकल आता है तो कोशी में 35 लाख लोग प्रभावित होते हैं। जब कुसाहा ट्रेजेडी हुई और हम लोग वहां भी थे, मृतदेह को झेलते हुए। आज तीस्ता जो वहां से निकलती है, जो ब्रह्मपुत्रा की उपनदी है, उसकी कैचमेंट जलग्रहण क्षेत्र 12,000 चौरस किलोमीटर का है। मैं तो जब नर्मदा की बात कहती हूँ तो वो 1 लाख चौरस किलोमीटर की नदी की बात है। ये नदी का बेसिन क्या होता है, ये सवाल आप विश्वास नहीं करेंगे, पर अब्दुल कलाम जी ने पूछा था। जब हम कुलदीप नैयर जी, एलसी जैन साहब, हम सब गए थे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पर हमारी भूमिका रखने के लिए, तो हमें धक्का बैठा कि उन्हें पता नहीं था कि रिवर बेसिन क्या होता है। भावना तो अच्छी होती है कि पानी बहुत है तो इस्तेमाल करो। ये देखकर आज तपस्या ने जो बताई हकीकत, वो देखकर भी कई लोगों के मन में आया होगा कि इतना जल भंडार है तो इसका उपयोग क्यों नहीं करते। जरूर उपयोग तो करना चाहिए, लेकिन कोई भी कैपिटल जिसको कहते हैं भंडोल, पूंजी, वो पूंजी खत्म हो, इस प्रकार से कोई पूंजी का उपयोग न पैसे का कर सकता है न प्रकृति का कर सकता है। एक वस्तु तो नहीं है और पानी भी एक वस्तु नहीं है। आज के बाजारी माहौल में हर चीज वस्तु बन गई है। वो पहलवान महिलाएं वहां दिल्ली में बैठी है, जहां होते हुए मैं यहाँ आई, तो क्या स्त्री भी एक वस्तु मानी जाती है उपभोग की? यह सवाल उठाना पड़ा है। लेकिन जहां तक प्रकृति का सवाल है, जिसमें धरती हो स्त्री का ही रूप मानी जाती है, नदी हो, भूमि हो, स्त्री का ही रूप मानी जाती है। तो इन सब को भी हम साधन माने कि जीने के संसाधन, ये सबसे पहला सवाल है। जब ऑक्सीजन के बिना तड़पते हुए हमारे कई भाई बहन चले गए, अब क्या सच और क्या झूठ था कोरोना में, अलग अलग साइंटिस्ट कह रहे हैं अलग अलग बात। लेकिन ये निश्चित कि अगर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसे प्राण वायु कहते हैं, तो हमें पृथ्वी पर का हरा आच्छादन जरूरी है, नहीं तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। और अगर हम लोग प्रकृति के एक एक संसाधन का जायजा ले लें, तो उसमें जल है, जंगल है, जमीन है, पहाड़ है, खनिज भी है, हवा भी है, मछली यानी मत्स्य संपदा भी है। आज इस एक एक संसाधनों पर इस प्रकार से हमला हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, इसका जायजा कौन लेते हैं? सबसे पहले वही लेते हैं जो भुक्तभोगी होते हैं, जिन्हें भुगतना पड़ता है। दूर वाले तो क्या, कहीं से भी, झरने से हो या नदी से हो, पानी बोतल में भर के 55 पैसे लीटर से कंपनी खरीदती है और 18 रुपये या 20 रुपये में बेचती है। और खरीदने वाले बच्चे को अगर पूछेगा तो वो शायद यही जवाब देगा, पानी कहाँ से आता है? बोतल से आता है या नल से आता है। लेकिन साथियों, हम सब लोग जो आप जानकार लोग हैं, ये जानते हैं कि आर्टरीज, नसों की तरह हमारी जो नदियां हैं, वो इस पानी के पूरे जाल को संवारती रहती है। नदी की बात कहना
जब शुरू होता है तो मन भर आता है, क्योंकि नदी एक जीवित इकाई होती है। रूपक जी ने कहा कि इकोलॉजिकल सिटीजन। मैं तो ये भी कहूंगी कि उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने कहा कि एक जीवित इकाई होती है नदी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने अपने तरीके से, न जाने कौन से राजनीतिक उद्देश्य से, लेकिन कहा कि मध्य प्रदेश में भी नदी को जीवित इकाई माना जाएगा। घोषणाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन आज देश भर के नदियों की क्या स्थिति है, ये देखने से अपने आंखों से नदी बहने लगती है। अभी अभी 1 और 2 अप्रैल को हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें ब्रह्मपुत्रा से यानी आसाम से केरल तक के लोग आए थे और अपनी अपनी जगह पर नदी को बचाने के लिए लड़ने वाले जुझारू साथी और अभ्यास पूर्ण तरीके से आवाज उठाने वाले सभी साथ में बैठे थे। और क्या दिखाई दे रहा है, वही जो आज रूपक पाल जी ने तीस्ता को लेकर हमारे सामने रखा है। आज हम देख रहे हैं कि जिस उत्तर बंगाल में पश्चिम बंगाल राज्य के करीबन 60% जल संसाधन है, तो आप एक पानी के संकटमय परिस्थिति में जीते नहीं आए हैं। पर आज आपके इस नदी का क्या हो रहा है, वो देखकर मैं भी बहुत हैरान हूँ। सालों पहले मैं आई थी तीस्ता के नहर को लेकर, जो नहर 200 किलोमीटर की, 300 किलोमीटर की कही जाती थी। आज उस नहर के किनारे किनारे से आते हुए समझ में आया कि इस नहर के कोई ऐसे नहरों का जाल I am very much grateful to the organizing committee for giving me this opportunity to narrate the major issues of this convention. However, the issues that I am going to narrate is a natural source of water for agriculture. During dry season, planning has been made to irrigate 9.2 lakhs plus ecological rights, and Tista once upon a time she had. But nowadays, to flow freely without any obstruction, it has the right. Glacier, I have taken this picture, and this is the mouth, this is the source point where from any river originates. Since glacier, much more water is coming from the upper catchment. So what is expected in the middle and in the lower catchment?